Hi everyone, welcome to back Edu Anand. Okay dear student, in last video I had taught you article because article is given in your 11th and 12th examination recently. And today I have brought you a most important chapter for 11th or 12th, जस्ट एज ए क्लाउज। तो देखिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर चैप्टर लेके आया हूं जो आपका जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में इस चैप्टर से क्लाउज से जो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है तो मैं सोचा क्यों नहीं अभी जस्ट आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं क्लाउज। देखिए क्लाउज का हिंदी होता है वाक्यांश। वाक्यांश बोलिए इसको या इसको उपवाक्य बोलिए, उपवाक्य। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये क्लाउज क्या होता है, तो यहां क्लाउज क्या होता है। तो क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो आप लोग कॉपी कलम निकालिए और लिखिए कि क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मतलब क्लाउज जो है यह एक शब्दों का समूह होता है। यह एक शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है जो कि किसी वाक्य का अंश होता है, किसी वाक्य का अंश होता है, एक हिस्सा होता है। तो एक हिस्सा होता है जिसे हम क्लाउज कहते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे सेंटेंस का डिफिनेशन होता है कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी जो है शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं और शब्दों के समूह को हम क्लाउज भी कहते हैं। अब यहाँ इस दोनों को थोड़ा सा सावधानी से समझने की अंतर है यहाँ पे कि आखिर ये सेंटेंस क्या होता है और ये क्लाउज क्या होता है। तो होता है क्लाउज जो होता है उसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, एक ही फिनाइट वर्ब होता है। और सेंटेंस जो होगा वो ऑलरेडी बड़ा भी हो सकता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें एक सेंटेंस में 2, 3, 4 क्लाउज का यूज हो सकता है। लेकिन क्लाउज में ऐसे समझिए आप कि सेंटेंस में क्लाउज का इस्तेमाल हो सकता है लेकिन क्या क्लाउज में सेंटेंस नहीं जा सकता है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं क्लाउज के बारे में। अब जैसे देखिए कि हम अगर ऐसे बोले कि आई मेट ए मैन who was blind। अब यहां पे देखो कि I met a man who was blind। मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में क्या है कि 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस है I met a man, मैंने एक आदमी से मिला। मैं एक आदमी से मिला, वह आदमी क्या था, जो आदमी अंधा था। तो जो अंधा था तो यहाँ पे देखिए यह एक अलग क्लाउज है और यह एक अलग क्लाउज है। आइए दोनों को मिला दिए तो यह एक क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। तो इसमें देखिए 2 वाक्य है। एक वाक्य है आई मेट ए मैन और दूसरा वाक्य है इसमें हु वाज ब्लाइंड। एक ये वाक्य है, एक ये वाक्य है। तो देखिए ये भी क्लाउज है और यह भी क्लाउज है। अगर हम बोल रहे हैं कि ही इज गोइंग टू पटना, तो देखिए यह भी एक क्लाउज है। ही इज गोइंग टू पटना, यह भी एक क्लाउज है। जैसे रहेगा कि यू हैव डन दिस वर्क
यू हैव डन दिस वर्क फॉर मनी। तो देखिए कि यह भी एक क्लाउज है, ये भी क्लाउज है, यह भी क्लाउज है, यह भी क्लाउज है, यह भी क्लाउज है, और ये एक सेंटेंस है। तो यह सेंटेंस है, एक सेंटेंस में दो क्लाउज इसमें है, एक है आई मेट ए मैन, दूसरा है हु वाज ब्लाइंड, जिसको मैंने अलग अलग करके आपको बता दिया कि आई मेट ए मैन यह एक सेंटेंस है, हु वाज ब्लाइंड यह भी एक सेंटेंस है, यह भी क्लाउज है, यह भी क्लाउज है, यह भी क्लाउज है, यह भी क्लाउज है। तो मतलब क्लाउज के मतलब में आप समझिए ऐसे वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही फिनाइट वर्ब हो। आप लोग तो फिनाइट वर्ब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, नॉन फिनाइट मैं एक वीडियो बनाया हूँ नॉन फिनाइट पर, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उस वीडियो को देखें, जिसमें कि आप बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे कि फिनाइट क्या होता है, नॉन फिनाइट क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक ही फिनाइट वर्ब हो वह क्या होता है, एक ही फिनाइट वर्ब हो वह क्या होता है, क्लाउज होता है, जो कि ये। तो अब आप लोग समझ गए, मतलब सेंटेंस कहिए या क्लाउज कहिए, बोथ आर इक्विवेलेंट, दे आर नो एनी डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लाउज, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सेंटेंस बोलिए या क्लाउज बोल दीजिए, तब थोड़ा सा अंतर है ग्रामेटिकली। क्या अंतर है कि आपको क्लाउज जो होता है वो छोटा छोटा वाक्य होता है, और सेंटेंस जो है दो तीन वाक्य, दो तीन क्लाउज मिल करके सेंटेंस बनाता है। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं क्लाउज के बारे में कि ये क्लाउज होता है कितने प्रकार का। तो आपने जाना कि क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, एक ही फिनाइट वर्ब होता है, तो वह सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। आ गया समझ में कि आपको क्लाउज क्या होता है। कोई मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ओके ऑलरेडी दिस इज ए क्लाउज, वह पटना गया है, यह एक क्लाउज है। इसको आप क्लाउज बोलो या सेंटेंस बोलो, बोथ आर इक्विवेलेंट। आइए हम लोग समझते हैं आप क्लाउज के जो प्रकार के बारे में। तो यहां पे देखिए कि ये क्लाउज ये दो प्रकार का होता है। ये क्लाउज जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है क्लाउज, जिसमें एक होता है आपको प्रिंसिपल क्लाउज, एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज जिसको कि हम मेन क्लाउज भी कह सकते हैं, मेन क्लाउज। एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है जिसको हम मेन क्लाउज भी कह सकते हैं, और इस क्लाउज को हम इंडिपेंडेंस क्लाउज भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब देखिए एक ही क्लाउज को हम कितने नाम से जान गए। एक ही वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लाउज भी इसको कहते हैं, इसको मेन क्लाउज भी कहते हैं, और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, जो स्वतंत्र होता है। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। सबऑर्डिनेट, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलिए इसको, या इसको आप बोल दीजिए डिपेंडेंट, DEPEND, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लाउज। अब आपने क्या देखा कि क्लाउज कितने प्रकार का होता है। तो क्लाउज दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। कौन क्लाउज होता है, एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। अब आपको हो गया कि सर ये प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लाउज को देखिए, जिसको कि हम मेन क्लाउज भी कहते हैं, जिसको कि हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे क्लाउज जो अपने वाक्य के अर्थ या ऐसा वाक्य
जो अपने अर्थ के पूर्णता के लिए वह कभी किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित न हो, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य या ऐसे क्लॉज जो अपने अर्थ के पूर्णता के लिए वो कभी किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है, बिना किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित हुए इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, जिसे कि हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब यहां पे जैसे देखिए रहेगा ऐसा एमेन, ऐसो एमेन, who was, ऐसो एमेन who was blind। इस वाक्य को देखिए गौर से, इसमें दो वाक्य है। एक वाक्य है ऐसो एमेन और दूसरा वाक्य है यहां पे who was blind। तो इसमें दो वाक्य है, एक वाक्य है ऐसो एमेन, दूसरा है who was blind। तो यहां पे देखो कि ऐसो एमेन को अगर हम पार्टिसिपेट कर दें, अलग कर दें, तो यह क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। मैंने एक आदमी को देखा, यह क्लॉज कहाँ है किसी दूसरे क्लॉज पर आधारित? ये तो पूरा इंडिपेंडेंस है, एकदम स्वतंत्र है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। तो मीन्स ऐसे वाक्य जो अपने अर्थ के पूर्णता के लिए कभी किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित न हो, वैसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो यह जो दो वाक्य है, तो इसमें यह वाक्य जो हो गया, ये कौन सा वाक्य हो गया? ये हो गया आपको प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इंडिपेंडेंस है, ये ऑलरेडी स्वतंत्र है। इस वाक्य को इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। तो जो वाक्य अपने अर्थ के पूर्णता के लिए कभी किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित न हो, उस वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंस क्लॉज कहते हैं। तो क्या आपने समझ गया? कोई भी वाक्य जिस वाक्य को दूसरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, तो वह वाक्य क्या हो जाएगा? वह वाक्य होगा आपको प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। इसी में हम छोटा सा अगर एग्जांपल दे देंगे, जैसे रहेगा कि यू हैव डन माई वर्क। इस वाक्य को देखो, इस वाक्य को है किसी दूसरे वाक्य से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। यह वाक्य ऑलरेडी 100% इंडिपेंडेंस है, न किसी पर आश्रित है, न इससे किसी को कोई लेना देना है। तो जो वाक्य किसी पर आश्रित ना हो अपने अर्थ के पूर्णता के लिए, और ऐसा वाक्य जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, पूरा पूरा अर्थ निकले, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। मतलब प्रिंसिपल वाक्य मीन्स द सेंटेंस इन विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ओनली वन फिनाइट वर्ब इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसे वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक ही फिनाइट वर्ब हो और जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कह देते हैं। कोई भी सिंपल सेंटेंस आए, स्पीक इंग्लिश, प्रिंसिपल क्लॉज। ही हैज कमिंग हियर फॉर 2 days, प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब जो वाक्य इंडिपेंडेंस हो, जिस वाक्य को किसी दूसरे से वाक्य से यूँ समझो कि कोई लेना देना नहीं रहेगा, उस वाक्य को हम इंडिपेंडेंस क्लॉज कहते हैं, जो कि आपको प्रिंसिपल क्लॉज में आ जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा वाक्य को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? तो देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो इसी वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो, ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो परंतु उसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकले, मीन्स बिना प्रिंसिपल क्लॉज का मदद लिए हुए जिस वाक्य का, मतलब बिना किसी दूसरे क्लॉज का मदद लिए हुए ये समझिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ नहीं निकलता है।
मीन्स यह एक ऐसा क्लॉज है जो अपने अर्थ के पूर्णता के लिए वो हमेशा किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित रहता है, बिना किसी दूसरे क्लॉज का मदद लिए हुए इसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि आप मान लीजिए देखेंगे, यहां पे देखिए जैसे रहेगा I know the boy who is playing cricket। अब यहां पे देखो I know the boy who is playing cricket। इस वाक्य में देखो कि दो वाक्य है, एक है I know the boy, यह एक वाक्य है, दूसरा हो गया who is playing cricket। तो ये I know the boy जो है इसमें देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्लॉज एकदम इंडिपेंडेंस है, मैं उस लड़का को जानता हूं, I know the boy। इसको किसी दूसरे वाक्य से जो है इसको कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां देखिए who is playing cricket, तो हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे हु जो है तो देखिए कि हु का अर्थ होता है आपको जो, तो हु का अर्थ होता है जो, तो हु का अर्थ होता है जो। तो यह यदि कोई कहेगा कि हु इज प्लेइंग क्रिकेट मतलब जो क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वाक्य में कहीं ना कहीं जो है अधूरा है, वो पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे हु का अर्थ कौन तो नहीं हो रहा है, यहां पे हु का अर्थ जो हो रहा है। अगर मैं किसी से कहूंगा कि जो क्रिकेट खेल रहा है, सिर्फ इतना बोल देने से क्या अगला समझ जाएगा? नहीं समझेगा। जब तक यहां प्रिंसिपल क्लॉज उसमें नहीं सटेगा तब तक इसका पूरा मीनिंग नहीं निकलेगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप समझो, ऐसे वाक्य जो अपने अर्थ के पूर्णता के लिए हमेशा किसी न किसी दूसरे क्लॉज पर, दूसरे क्या दो ही गो क्लॉजे होता है, प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज, जो अपने अर्थ के पूर्णता के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो इस वाक्य में देखेंगे हम, इस वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है? ये हो गया आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये हो गया आपको प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पे देखिए कि आपके एग्जाम में पहला स्टेप दिया जाता है, कहता है कि पिक आउट। आप जब ग्रामर से प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि पिक आउट विच इज प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा 10 ठो या 4 ठो, उस 4 ठो में से कहेगा कि पॉइंट आउट विच इज प्रिंसिपल क्लॉज, कहेगा इससे पता लगा कौन इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, या आपको देगा कि पॉइंट आउट विच इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोई भी क्वेश्चन को पूछने का पहला तरीका जो है आपके एग्जाम में इस टाइप से है कि आपको क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आप इस क्लॉज को चुन के दिखाओ। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्लॉज जो होता है ये 2 प्रकार के होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है मेन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑलरेडी ये प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, यह क्लॉज अपने वाक्य यह क्लॉज जो इंडिपेंडेंस होता है, यह स्वतंत्र होता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये इंडिपेंडेंस होता है, ये अपने अर्थ के पूर्णता के लिए कभी किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है। लेकिन उसी जगह यदि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो इस क्लॉज में हम क्या देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, परंतु इसका परफेक्ट जो मीनिंग होना चाहिए वो मीनिंग इसका नहीं निकलता है। तब तक इसका मीनिंग नहीं निकलता है जब तक कि आप ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं रहेगा।
ये आश्रित नहीं रहेगा, ये इसका मदद नहीं लेगा। जब इसका मदद लेगा तब ये इसका अर्थ निकल सकता है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये ऑलरेडी किसी न किसी कंजक्शन से रिलेटेड रहता है। तो आप आराम किसी भी वाक्य में अगर आपको पकड़ने के लिए दिया जाएगा तो आप देख लेंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, इंडिपेंडेंस है, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और जो किसी न किसी कंजक्शन से मान लीजिए जुड़ा हुआ है तो वो सबऑर्डिनेट हो गया, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया जो उस पर डिपेंडेंट रहता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉज कितने प्रकार का होता है। तो क्लॉज दो होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और ये दोनों क्लॉज होता है। दोनों में क्या होता है कि दोनों में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो तो स्वतंत्र हो जाता है, इसका तो पूरा अर्थ निकलता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये बेचारा फंस जाता है। ये जब तक यह क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज का मदद नहीं लेगा तब तक इस क्लॉज का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग क्लॉज समझ गए, क्लॉज दो होता है, एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा सबऑर्डिनेट। अब देखिए कि वाक्य के बनावट के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहते हैं कि वाक्य के बनावट के दृष्टिकोण से सेंटेंस कितने प्रकार के होता है। तो वाक्य के बनावट के आधार पर सेंटेंस देखिए 4 प्रकार के होता है। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड, अब दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब क्या देखते हैं कि वाक्य बनावट के अनुसार से जो है सेंटेंस जो ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है, अब आपको कहा जाएगा कि पॉइंट आउट विच इज कंपाउंड, पॉइंट आउट विच इज कॉम्प्लेक्स या पॉइंट आउट विच इज सिंपल। इसमें से पता लगाओ इन सभी में से जो है कौन है इसमें कंपाउंड, कौन है इसमें कॉम्प्लेक्स और कौन है इसमें जो सिंपल सेंटेंस। अब हम लोगों को ये वाक्य के दृष्टिकोण से ये सेंटेंस 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आज मैं ये टोटल ये आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स मैं तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और यदि आप बढ़िया से इस वीडियो को देख करके समझ करके किसी भी ग्रामर के बुक से एक्सरसाइज को बनाएंगे तो 100% बन जाएगा। किसी साल का क्वेश्चन को देखेंगे तो इससे आपका क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा अभी आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्लॉज जो एक लंबा सा चैप्टर है, जैसा कि मैं आपको बताया था प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी 3-4 रूप है। उसी में कुछ होता है नाउन क्लॉज, कुछ होता है एडजेक्टिव क्लॉज, कुछ होता है एडवर्ब क्लॉज। तो एक एक करके उसको भी समझना है, तो उसको भी समझना है तो वो हम बाद में समझाएंगे, वो आप तुरंत समझ जाएंगे। अभी हम उसको छोड़ दिए हैं। अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पर, कि इस कौन सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस, ओके, तो देखिए सिंपल सेंटेंस मीन द सेंटेंस इन विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ओनली वन फिनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस होता है मीन्स ऐसे वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट एक ही फिनाइट वर्ब हो, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, सिंपल सेंटेंस मीन्स ऐसे वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट
और एक ही फिनाइट वर्ब हो तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, मतलब इसमें एक ही वर्ब होता है। अब जैसे रहेगा आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, यू आर गोइंग देयर, you are going there to read English, you are going there to read English, they have come here to meet me, they have come here, they have come here to meet me। अब यहां पे देखेंगे आप कि I speak English, you are going there to read English, या they have come here to meet me। ये जो तीनों वाक्य आप जो देख रहे हैं, इस वाक्य में कोई कंजक्शन फंजक्शन कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। क्या है ये? इंडिपेंडेंस है। एक सब्जेक्ट एक ही फिनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक ही फिनाइट वर्ब, सब्जेक्ट फिनाइट वर्ब एक ही है। फिनाइट वर्ब प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब को फिनाइट वर्ब कहते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो रहता है, जो कि सब्जेक्ट के अनुकूल बदलता है, अनुसार बदलता है, उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां पे देखिए आई स्पीक इंग्लिश, या यू आर गोइंग देयर टू रीड इंग्लिश, या दे हैव कम हियर टू मीट मी। ये तीनों सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। कौन सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। तो मीन्स से यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी प्रिंसिपल क्लॉज, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज में और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज भी इंडिपेंडेंस है और सिंपल सेंटेंस भी जो है यह भी इंडिपेंडेंस है। अब प्रिंसिपल क्लॉज भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और सिंपल सेंटेंस भी इंडिपेंडेंस होता है। इस सेंटेंस को भी किसी कोई कंजक्शन से कोई लेना देना वगैरह सब कुछ नहीं रहता है। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस। अगर आपको कहेगा कि पॉइंट आउट विच इज सिंपल सेंटेंस, पकड़ लेंगे आप। मीन्स जितने सारे प्रिंसिपल क्लॉज है उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। चाहे तो आप लोग नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रिंसिपल क्लॉज को ही सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। मीन्स जितने भी प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में जो आप जाने, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्विवेलेंट सिंपल सेंटेंस। देयर आर नो एनी डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस और प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब देखिए कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि कभी कभी दो सब्जेक्ट जो है वो एंड से जुड़ा हुआ रह सकता है। कभी कभी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ रह सकता है, परंतु फिनाइट वर्ब एक ही होगा। अब जैसे यहां पे रहेगा कि मोहन एंड सोहन आर माई ब्रदर, आर माई ब्रदर। तो यहां पे देखिए कि मोहन एंड सोहन आर माई ब्रदर। तो आर जो है यहां फिनाइट वर्ब है, एक ही फिनाइट वर्ब है। तो एक ही फिनाइट वर्ब है, तो ये जो है ये कौन सा सेंटेंस हो गया? तो ये आपको सिंपल सेंटेंस हो गया। ये नहीं कि एंड से जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ रहे और उसमें एक ही फिनाइट, एक ही एंड से जुड़ा हुआ रहे और एक ही फिनाइट वर्ब हो उसमें, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस होता है ऐसे वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही फिनाइट वर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। चलिए, अब सिंपल सेंटेंस आप लोग समझ गए। आइए हम लोग अब समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, देखिए कंपाउंड मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ा जिसमें कि दो तीन गो वाक्य लगा हुआ रहेगा। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस मीन्स कंपाउंड सेंटेंस इज द सेंटेंस इन विच हैज more than one principal clause is added by any coordinating conjunction is called a compound sentence। समझे आप लोग?
Compound sentence is that sentence in which has more than one principal clause या simple sentence is added by any coordinating conjunction is called compound sentence. मीन्स यहाँ देखिए कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं. ऑलरेडी कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक ये प्रिंसिपल क्लॉज या आप उसको सिंपल सेंटेंस बोल दो कि दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज या सिंपल सेंटेंस, वह समझो आप कि किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है. किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है. मीन्स ऐसे दो वाक्य जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वह वाक्य को हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जिसमें दो वाक्य रहेगा. जैसे देखिए रहेगा कि आई एम पुअर सो आई कैन नॉट बाय ए कार. He had money, but he did not give me. अब इस वाक्य को गौर से देखो. इस वाक्य को देखने के बाद आप इसमें क्या देखोगे कि आई एम पुअर एक सेंटेंस है, आई कैन नॉट बाय ए कार ये दूसरा सेंटेंस है. देखो आई एम पुअर यह भी सिंपल सेंटेंस है, आई कैन नॉट बाय ए कार यह भी सिंपल सेंटेंस है. इसको आप सिंपल सेंटेंस बोलो या आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोल दो, दोनों एक ही चीज है. तो यहाँ क्या है कि दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है. यह भी प्रिंसिपल क्लॉज है, यह भी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और यह भी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया. दोनों वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जुड़ा हुआ किससे है, सो से. सो जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. यहां देखिए ही हैड मनी, उसके पास पैसा था लेकिन वह मुझे नहीं दिया. तो यह भी प्रिंसिपल क्लॉज है और यह भी प्रिंसिपल क्लॉज है. यह भी इंडिपेंडेंस है, यह भी इंडिपेंडेंस है. दोनों इंडिपेंडेंस है. दोनों का यूज अलग अलग किया जा सकता है. He did not give me यह भी पूर्ण वाक्य है, इसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है. I had money यह भी पूर्ण वाक्य है. तो दो प्रिंसिपल क्लॉज अगर किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हो तो वह वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा, वह वाक्य आपको कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा. तो वह वाक्य आपको कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा. तो अब एक मिनट के लिए आप लोगों को जान लेना है कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने हैं. उस चीज को आपको समझना है कि जान लेना है कि कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि जैसा कि मैं कहा कि यदि कोई भी दो सिंपल सेंटेंस किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हो तो ऐसे वाक्य जो होता है वो क्या होता है, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है. अब हमको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन है. तो देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में है सो, फिर है देयरफॉर, बट, while, either dot dot or, neither dot dot nor, not only dot dot but also, not only dot dot but also, both dot dot end, both dot dot end.
तो यहाँ पे देखिए कि ये जितने सारे आप कंजक्शन देख रहे हो, ये सभी कंजक्शन जो है, ये सभी कंजक्शन आपको हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और इन कंजक्शन के द्वारा अगर दुनिया का कोई भी वाक्य को जोड़ा जाए मेरे दोस्त, तो वह वाक्य क्या होगा? कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अब ये इसमें से कोई भी वाक्य रहेगा, जैसे मान लीजिए रहेगा कि either you or he is going there। अब यहाँ पे देखो कि either you or he is going there, तो यहाँ क्या है कि दो है, तुम या तो तुम जा रहे हो, नहीं तो वह जा रहा है। दोनों को अगर अलग अलग करना होगा तो क्या करेंगे? बोलेंगे तुम वहां जा रहे हो, फिर इसका होगा वह वहां जा रहा है, तो तुम वहां जा रहे हो, वह वहां जा रहा है। ये दोनों को जोड़ दिया either you or he is going there। तो ये ऑलरेडी ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। आगे आपको समझ में कि दुनिया का कोई भी वाक्य अगर वो इस कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, so therefore but while either ... or neither ... nor not only but also both ... and से अगर कोई भी वाक्य जुड़ा हुआ है ना दोस्त, उसको फटाक दे टिक लगा दो कि ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा कंपाउंड सेंटेंस को भी समझने में। ये कंजक्शन को इस कंजक्शन से जो भी वाक्य जुड़ा हुआ रहेगा, तो वह वाक्य कौन सा वाक्य हो जाएगा? वह वाक्य हो जाएगा आपको कंपाउंड सेंटेंस। ऑलरेडी कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो सिंपल सेंटेंस जो है वह किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा वह सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है, तो उस सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके, आइए अब तीसरा में हम लोग आते हैं कंप्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो आप लोग देखिए कंपाउंड तो आप लोग समझ गए कि कोई भी दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज अगर किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो वो सेंटेंस आपको कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द सेंटेंस in which has more than one, sorry, in which has a principal clause and more than one subordinate clause is added by any subordinating conjunction is called compound sentence। Means समझो ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर वह किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो वह वाक्य जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। मतलब यहां देखिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का खेला बेला खाली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से है। जिस वाक्य को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा वह वाक्य कंपाउंड सेंटेंस होगा, और जिस वाक्य को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा वह वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स का मैंने क्या लिखा दिया आपको कि ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर वह किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हो, तो ऐसे वाक्य जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखिए I knew that he would come here। अब यहां पे देखो कि I knew that he would come here, मतलब मैं जानता था कि वह यहां आएगा।
तो आई न्यू, मैं जानता था, और दैट ही वुड कम हियर, कि वह यहाँ आएगा। तो ये जो दैट जो है, तो दैट का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे? अगर किसी को बोलेंगे कि दैट ही वुड कम हियर, तो देखिए दैट ही वुड कम हियर मतलब ये अधूरा हो रहा है, ये तो पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो कंजक्शन है ये क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग, ये जो दैट जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। अब जैसे रहेगा, मान लो कि इफ आई वेयर ए किंग, इफ आई वेयर ए किंग, और फिर रहेगा आई वुड मेक यू क्वीन। तो इफ आई वेयर ए किंग आई वुड मेक यू ए क्वीन। तो देखो इफ आई वेयर ए क्वीन, अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता तो आई वुड मेक यू ए क्वीन, मैं तुझे रानी बनाता। तो आई वुड मेक यू ए क्वीन जो है ये देखो इंडिपेंडेंस है कि मैं तुझे रानी बनाता। ये इंडिपेंडेंस है, मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये देखो इफ आई वेयर ए किंग, अगर मैं राजा होता, तो लगता है अधूरा बाकी है, राजा होता तो मैं क्या क्या करता। तो ये हम अधूरा बाकी है, तो ये हो गया आपको कौन? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस वाक्य में देखिए कि एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये दोनों मिल करके क्या बना दिया? ये दोनों मिल करके कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। आप कैसे समझे इस वाक्य को? ये वाक्य कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इफ जो है मेरे दोस्त ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और जो भी वाक्य को, अगर कोई भी वाक्य सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए रहेगा तो समझ जाओ कि वह सेंटेंस जो हुआ तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग जो है क्विक फटाक से जान लेते हैं कि हाउ मेनी आर से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बता दिया कि कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसके द्वारा कंपाउंड को जोड़ा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ मेनी आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कि कितने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसीलिए कि जिस दो वाक्य को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है वह वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, और जिस दो वाक्य को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है तो वह वाक्य क्या होता है? वह वाक्य ऑलरेडी मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सॉरी वह वाक्य जो है आपको कंपाउंड हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का जो खेला है यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर आधारित है। अगर कोई भी दो वाक्य मान लो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा तो यह वाक्य कंपाउंड सेंटेंस होगा, और अगर कोई भी दो वाक्य अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा तो वह वाक्य क्या हो जाएगा? वह वाक्य आपका जो है सो समझिए कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर आप लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कितने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, और साथ में मैं आप लोगों को जैसा कि कहा कि ये जो है आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो तीन पार्ट होता है उसमें नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो एक वीडियो में इस पर और बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी भी होते जा रही है। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको टोटल सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने हैं वो सारे कंजक्शन में लिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैसे आप पॉइंट आउट करोगे कि ये नाउन क्लॉज है, यह एडजेक्टिव क्लॉज है, यह एडवर्ब क्लॉज है। लेकिन मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही आप लोग समझिए। आप लोग वीडियो को देखिए और किसी भी बुक से आप एक्सरसाइज बनाइए। आई होप आप लोग बना लेंगे। देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कहीं कहीं कमेंट कीजिए ताकि मुझे लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, और जाइए एग्ज़ाम में 3 नंबर उठा के लाइए। थैंक यू।